हेलो डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले के ऑडियो से आप निश्चित रूप से यह समझ गए होंगे कि आईपीसी कैसे काम करता है। दोस्तों, मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, सर तैयारी कैसे करना। मैंने कहा बहुत सिंपल है। किसी भी टॉपिक को लीजिए, उसे दो भागों में डिवाइड कर दीजिए। किसी चैप्टर को लीजिए, उसे दो भागों में डिवाइड कर दीजिए, एक प्रीलिम्स के लिए और एक मेंस के लिए। मेंस में पहला तो यह है कि कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कहना क्या चाहता है। दूसरा, लिखने का तरीका आना चाहिए। और प्रीलिम्स में आपको वो रटा हुआ होना चाहिए, एक एक चीज़ उसकी रटी हुई होनी चाहिए। तो दोस्तों, उसी आधार पर मैं चैप्टर नंबर 2 इंडियन पिनल कोड का शुरू कर रहा हूँ। बड़े ध्यानपूर्वक सुनते चलेंगे। आप इसे दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक प्रीलिम्स के लिए और एक मेंस के लिए। मेंस की जहाँ तक बात है दोस्तों, इस चैप्टर से केवल कुछ ही ऐसे सेक्शन हैं जो मेंस में आपसे पूछे जाते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है सेक्शन नंबर 24। देखो, ध्यान दीजिएगा, मैं प्रीलिम्स का भी आपको रटाऊंगा। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ऑडियो सुनना है। आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ ऑडियो को बार बार आपको ऑडियो सुनना है। आपको प्रीलिम्स के लिए ना कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी, ना पेन की ज़रूरत पड़ेगी। मेंस में आपको लिख करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सेक्शन 24 और 23 ये दो ऐसे सेक्शन हैं, दोनों को साथ में ही पढ़ा जाता है। जो सबसे पहले पॉइंट हैं, सबसे पहला बिंदु है मेंस के लिए इंडियन पिनल कोड के चैप्टर नंबर 2 में। प्रीलिम्स की बात बाद में करूँगा। तो इस ऑडियो में मैं आपको सेक्शन 23 और सेक्शन 24 समझाऊंगा। एक कहानी बताता हूं दोस्तों, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। गाज़ियाबाद के रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन उस प्लेटफॉर्म पर आने ही वाली थी, उससे पहले ही आउटर पर रुक गई। आप सब लोग समझते हैं, कई बार ट्रेन आउटर पर रुक जाती है। आप तो विद्यार्थी हैं, इलाहाबाद में रहते होंगे, दिल्ली में रहते होंगे। ट्रेन आउटर पर रुकी, एक महिला को आना था, उतरना था। उसके हस्बैंड उसका वेट कर रहे थे प्लेटफॉर्म पर। उसने फ़ोन लगाया और जो ट्रेन की खिड़की है, जो ट्रेन का दरवाज़ा है, वहाँ आकर के बात करने लगी। ट्रेन बड़े आराम से धीमे धीमे चल रही है। एक 15-16 वर्ष का लड़का आता है और उस जो मोबाइल फ़ोन से जिससे वो महिला बात कर रही थी, उस पर उसको झपट लेता है। उसको झपटने के बाद 4 कदम चलता है, मोबाइल को देखता है और उसे वहीं फेंक देता है। इस घटना में, इस दुर्घटना में उस महिला को, जो उस मोबाइल का जिसका जो राइट है उस महिला का उस मोबाइल पर, उस महिला को एक नुकसान हुआ जो कि उसे नहीं होना चाहिए था। लीगली उसे वो नुकसान नहीं होना चाहिए था। समझते रहना, वहीं पहुंच जाऊंगा डिसऑनेस्टली और जो 23-24 पे बताया गया है। रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, डिसऑनेस्टली। सदोष लाभ, सदोष हानि, बेईमानी पूर्वक, ये 3 शब्दों की चर्चा कर रहे हैं। उस महिला को मोबाइल का नुकसान लीगली नहीं होना चाहिए था, लेकिन उस बच्चे के कार्य से, उस लड़के के कार्य से वो नुकसान हुआ। हाँ, मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर वो उस मोबाइल को फेंकता, वहाँ उस पटरी पर ना फेंक करके लेकर के चला जाए और उसको बेच दे, उससे कुछ पैसा कमा ले, तो उस लड़के को लीगली वो फ़ायदा नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसे वो फ़ायदा हुआ। आप रास्ते में जा रहे हैं, किसी ने आपका पॉकेट मार लिया। आपको उस पैसे का लीगली लॉस नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपको हुआ। जिस व्यक्ति ने पॉकेट लिया, जिसको पैसे मिले, उसे लीगली फायदा नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसे फायदा हुआ इल्लीगल तरीके से, अनलॉफुल तरीके से, गलत तरीके से। दोस्तों, जब आप कोई काम करते हैं इस तरह से कि किसी को नुकसान हो जाए जिसे नहीं होना चाहिए था, और किसी को फ़ायदा हो जाए जिसे नहीं होना चाहिए था फ़ायदा, तो आप डिसऑनेस्टली या बेईमानी पूर्वक तरीके से कार्य करते हैं। 2 बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं डिसऑनेस्टली या बेईमानी पूर्वक होने के लिए। 2 बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं।
कि 23 में जो दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन। रॉन्गफुल लॉस का मतलब होता है, जो सेक्शन 23 में बताया गया है, बड़े ध्यान से एक बार पढ़िए। रॉन्गफुल लॉस का मतलब होता है वह व्यक्ति जिसे लॉस हुआ है उसे लॉस नहीं होना चाहिए था। रॉन्गफुल लॉस इज द लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स, विधि विरुद्ध साधनों द्वारा हानि। प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड। जिसने उस प्रॉपर्टी को पाया है वो उस प्रॉपर्टी का लीगली अधिकारी नहीं है, उस प्रॉपर्टी पर उसका कोई हक नहीं है। मेंस में कैसे लिखना है बाद में समझाऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। और रॉन्गफुल गेन क्या होता है? जिसने प्रॉपर्टी को पाया है वो उसका लीगली हकदार नहीं है, और जिसको नुकसान हुआ है वो उसका लीगली हकदार व्यक्ति है। रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन आप समझ रहे होंगे। जब भी रॉन्गफुल लॉस, कोई व्यक्ति ऐसे काम करता है, कोई व्यक्ति ऐसे काम करता है कि एक को रॉन्गफुल लॉस हो जाए या फिर उसे रॉन्गफुल गेन हो जाए, तब वह डिसऑनेस्टली काम करता है, बेईमानी पूर्वक काम करता है, यह कहा जाता है। लेकिन ज़रूरी चीज़ ये है, जिस पॉइंट पर बात कर रहा हूँ ध्यान से सुनना, बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि रॉन्गफुल लॉस हुआ है तो गेन होगा ही होगा। गांव में 4 लोगों ने मिलकर के चोरी की, 4 बोल रहा हूँ, 5 नहीं बोल रहा हूँ, 5 में डकैती हो जाएगा अगर वो कंटेंट्स हैं तो। गांव में 4 लोगों ने मिलकर चोरी की। चोरी करते समय गांव के व्यक्ति जाग गए, वो वहाँ से भागने लगे जो चोर थे। रास्ते में उन्होंने सोचा कि अगर पकड़ लिया गया तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। वहीं एक पेड़ देखा उन्होंने और उसके नीचे वो पूरा सोना वोना वहीं पर गाड़ दिए। उसी भीड़ में शामिल हो गए। 2-3 दिन बाद आए तो यही भूल गए कि हमने वो सोना किस पेड़ के नीचे हमने उसको गाड़ा था, कहाँ पर हमने उस सोने को दबाया था। अब इस मामले में, और भूल गए मतलब परमानेंटली भूल गए, मिला ही नहीं वो सोना उनको, मिला ही नहीं वो पैसा उनको। अब इस मामले में जिसके घर चोरी हुई उसे रॉन्गफुल लॉस तो हुआ है, लेकिन जिन्होंने चोरी की है उन्हें रॉन्गफुल गेन नहीं हुआ। लेकिन फिर भी उनका एक्ट डिसऑनेस्टली है, फिर भी उनका एक्ट बेईमानी पूर्वक है। वो जो उदाहरण मैंने आपको दिया था, वो लड़का जब मोबाइल छीन करके भागता है, मोबाइल को झपट करके भागता है और देख करके कह रहे यार ये तो नोकिया का मोबाइल है, बड़ा पुराना मोबाइल है, 200-300 रुपया कीमत रही होगी, वहीं फेंक करके चला जाता है। उस महिला को रॉन्गफुल लॉस तो हुआ, लेकिन उस बच्चे को, उस लड़के को रॉन्गफुल गेन नहीं हुआ। फिर भी मैं ये कहूँगा कि उस लड़के ने जो काम किया है वो डिसऑनेस्टली किया है, उस लड़के ने जो एक्ट किया है वो बेईमानी पूर्वक किया है। दोस्तों ये शब्द कई बार आपको आईपीसी में देखने को मिलेगा, कई बार इस शब्द का वहाँ पर प्रयोग किया गया है। अब आप कहेंगे साहब इसको मेंस में कैसे लिखना है? सबसे पहले हेडिंग बनाइए लीगल प्रोविज़न। लीगल प्रोविज़न माने विधिक प्रावधान। जब भी किसी टॉपिक को लिख रहे हों तो कम से कम कॉपी चेक करने वाले को ये तो पता चले कि जो विषय जो मैंने पूछा है, या जो एग्ज़ामिनर जो उसको चेक करता है, जो देख रहा है, उसको ये पता चले कि स्टूडेंट को ये पता है कि ये बात कौन से सेक्शन, कौन से चैप्टर, कौन से एक्ट में दी गई है। तो सबसे पहला हेडिंग आपका हमेशा, अगर कोडिफाइड लॉ से रिलेटेड कोई बात लिख रहे हैं तो लीगल प्रोविज़न होना ही चाहिए, विधिक प्रावधान। तो आप कहेंगे द वर्ड डिसऑनेस्टली इज मेंशन, या द वर्ड डिसऑनेस्टली इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 24 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, चैप्टर नंबर 2 ऑफ इंडियन पीनल कोड। बाकी सारी चीज़ें, वो सारा डिटेल, यानी जो शब्द बेईमानी पूर्वक है वो भारतीय दंड संहिता के अध्याय 2 में धारा 24 में वर्णित है। ये आपका लीगल प्रोविज़न है। आप चाहें तो टाइटल भी लिख सकते हैं चैप्टर नंबर 2 का, बढ़ जाएगा। आप कहेंगे द वर्ड डिसऑनेस्टली, ये पूछा जा सकता है 4 नंबर में अक्सर पूछा जाता है, द वर्ड डिसऑनेस्टली इज मेंशन अंडर सेक्शन 24 चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 लिखने के बाद ब्रैकेट में टाइटल जनरल एक्सप्लेनेशन, उसमें लिखा हुआ है
साधारण स्पष्टीकरण, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे इंडियन पीनल कोड, और फिर इंडियन पीनल कोड का पूरा नाम 45 ऑफ 1860, 1860 का अधिनियम संख्यांक 45। शब्द बेईमानी पूर्वक को भारत दंड संहिता की धारा 24 अध्याय 2 भारतीय दंड संहिता 1860 के 45 में वर्णित किया गया है। इस तरह से आप एक लीगल प्रोविजन लिखेंगे। दूसरा क्या लिखेंगे दोस्तों? दूसरा लिखेंगे डेफिनेशन, परिभाषा। और परिभाषा बेयर एक्ट की परिभाषा रटिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जुडिशरी की जो कॉपियां चेक होती हैं उनमें ज़्यादातर स्टेट्स ऐसे हैं जहां जो चेकर है, जो कॉपी को चेक करते हैं, उनके पास बेयर एक्ट रहता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो, जैसा मुझे ये टूटी फूटी मुझे नॉलेज मिली जो 2-4 लोगों से, बेयर एक्ट से कॉपी चेक होती है। तो अगर आप बेयर एक्ट की लैंग्वेज रट सकते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज रट के जज या एपीओ बन गए हैं, तो बेयर एक्ट की लैंग्वेज रटिए। दूसरा, डेफिनेशन में आप लिखेंगे द वर्ड डिसऑनेस्टली डिफाइंड अंडर सेक्शन 24। धारा 24 में शब्द को परिभाषित किया गया है, और 24 में जो परिभाषा दी गई है उसको आप नोट कर लीजिए। फिर वो आपके पास बेयर एक्ट होगा, वो आपके पास बेयर एक्ट है। बेयर एक्ट में जो डेफिनेशन दी है उसे नोट कर लीजिए। तीसरा हेडिंग बनाइए एलिमेंट्स, एसेंशियल एलिमेंट्स। अब इसके 3 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, 3 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं इसके। जब आप इसका बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो आपको 3 आवश्यक तत्व इसमें मिलेंगे। पहला मिलेगा इंटेंशन, आशय, इसमें लिखा हुआ है एक शब्द आशय। दूसरा मिलेगा रॉन्गफुल लॉस, और तीसरा मिलेगा रॉन्गफुल गेन। केवल 3 चीज़ें, इंटेंशन, रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन। बेईमानी तभी हो सकता है जब वो इंटेंशनली किया गया हो, मतलब आप से किसी का नुकसान आपने आशय पूर्वक किया है, या अपना फ़ायदा जो आपको नहीं होना चाहिए था वो आपने आशय पूर्वक किया है। उदाहरण से समझना ज़्यादा बेहतर रहेगा, उदाहरण से समझना ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप लाइब्रेरी में पढ़ने गए, बारिश हो रही थी, छाता लेकर के गए, बाहर जो रैक रखी हुई थी छाता आपने उसमें रख दिया, अंदर गए, वापस आए, पढ़ने के बाद छाता उठाया, घर पहुंच गए। घर जा कर के आपने देखा, अरे यार ये तो छाता गलत आ गया, मेरा छाता तो टूटा फूटा छाता था, ये तो मैं कोई ब्रांडेड ओरिजिनल कोई छाता लेकर के आ गया। अब इस मामले में उस व्यक्ति को नुकसान हुआ, समझिएगा, उस व्यक्ति को नुकसान हुआ। और मैं तो ये भी कहूँगा कि भले ही वो रॉन्गफुल हो सकता है, उस व्यक्ति को नुकसान हुआ, लेकिन वो नुकसान आपने इंटेंशनली नहीं किया। उस व्यक्ति को नुकसान तो हुआ, लेकिन वो नुकसान आपने इंटेंशनली नहीं किया, वो नुकसान आपने आशयपूर्वक नहीं किया, तो ये डिसऑनेस्टली की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो 3 शब्द मैंने बताए थे। इंटेंशन मतलब फुल्ली डेडिकेशन के साथ काम करना, आप किसी को चाहते हैं नुकसान हो, आप चाहते हैं आपको अनलॉफुल फ़ायदा हो। उसके बाद आप रॉन्गफुल गेन लिखेंगे, रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन लिखेंगे। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ इन दोनों में क्या लिखना है। सेक्शन 23 जो दिया गया है उसके आधार पर आप इसको एक्सप्लेन करिए।